Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग KGMU स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जिसमें ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप उन पार्ट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। आज हम लोगों का पार्ट 3 है जिसमें हमारे पास जो रेस्ट आप क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी तरीके से स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, वो चाहे आपके UPPSC या फिर आपका जिपमर हो या फिर KGMU या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस के स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इन सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, बस आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही बेनिफिट है ना। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए, फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्रोसीजर्स अ केमिकल वाज यूज्ड ऑन 1/10 है ना, 1 एंड 10th मंथ है और क्या है 2018, यानी कि आपका ये डेट दिया गया है जो आपने केमिकल्स को यूज़ किया है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द केमिकल चेंज। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे। प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए, है ना, सब हम प्रोसीजर के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए अगर आपने 1/10/2018 को एक केमिकल्स का उपयोग किया था तो फिर आप इस केमिकल्स को कितने दिन में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये बस जस्ट आपको डेट दिया गया जिसे आपकी कैलकुलेट करके बता सके। 7 डेज, 14 डेज, 10 डेज या फिर 21 डेज, बताइए कितने दिन के बाद आप उस केमिकल को चेंज कर देंगे। तो जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के लिए केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो अगर हमने उसको 1/10/2018 को यूज़ किया था तो फिर हम क्या करेंगे 14 डेज आफ्टर उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जिस भी हमने केमिकल्स को यूज़ किया है स्टेरिलाइजेशन के लिए उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज प्रॉपर्टीज आर द मेडिकल प्रोसीजर्स। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, मेडिकल रिकॉर्ड किसकी संपत्ति हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि चिकित्सक अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक या फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर या फिर ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल या फिर पेशेंट। जो मेडिकल रिकॉर्ड है ना, मेडिकल रिकॉर्ड जो है ये किसकी प्रॉपर्टी होते हैं बताइए। तो अगर हम बात करें मेडिकल रिकॉर्ड की तो जो मेडिकल रिकॉर्ड है ये पेशेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो किसी भी पेशेंट की गोपनीय या फिर हम कह सकते हैं उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के बारे में बताता है ना। और जो पेशेंट है उसको अपने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में और उसको कंट्रोल करने का भी अधिकार पेशेंट के पास होता है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है ये किसका है प्रॉपर्टी, तो ये है पेशेंट का। क्लियर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following blood group is the universal donor। देखा आपने, इतने इजी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम हर बार कहते हैं कि जितने भी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, जितने भी नॉर्मल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये देखिए आपका क्वेश्चन KGMU 2019 में पूछा गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है ना। ब्लड ग्रुप में अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें
तो क्या है, ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप बी या फिर ब्लड ग्रुप ओ या फिर ब्लड ग्रुप ए बी। तो हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ओ, है ना। एंड अगर हम बात करें यूनिवर्सल रिसीवर की, तो ये क्या है, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पर आपसे यूनिवर्सल पूछा गया, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, अगर हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट इज यूज्ड व्हिल टेकिंग केयर ऑफ द वाउंड ऑफ एन MRSA पेशेंट, है ना। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस के, है ना, इन्फेक्शन के दौरान रोगी के घाव की देखभाल करते समय, है ना, वैसे तो इसको पेशेंट को क्या हुआ है, दैट इज MRSA का इन्फेक्शन हुआ है ना। ऐसे पेशेंट के घाव की देखभाल करते समय कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे जनरली PPE के बारे में पूछा गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, मास्क लगाएंगे ओनली, या ग्लव्स पहनेंगे, या ओनली गाउन पहनेंगे, या फिर आपको तीनों के द्वारा प्रोटेक्ट होंगे, ग्लव्स, गाउन और मास्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा आपका। तो जो मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस है ना, जिसे हम MRSA कह देते हैं, राइट, से हम मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तो ये ऐसा इन्फेक्शन है, अगर किसी के डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स नर्स को क्या करना चाहिए, उसे ग्लव्स पहनना चाहिए, गाउन और मास्क, है ना। तो वो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को उसे ज़रूर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो MRSA डिजीज़ है ये कैसी है, ये कॉन्टाजियस है और ये किसी भी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर स्प्रेड होती है, राइट। तो इसके लिए कोई जो है, जब अदर कोई पेशेंट डॉक्टर के कांटेक्ट में आए तो उसको ये इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करते समय हमें क्या करना चाहिए, ग्लव्स, गाउन और मास्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यूनिवर्सिटी इलेक्शन द winning candidate received 900 votes, while two other candidates received 800 and 300 votes. What is the vote percentage of the winning candidates? तो ये आपका देखिए मैथ से क्वेश्चन आया है ना, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड से है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पर आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। बताइए वोट विजेता जो उम्मीदवार है उसका वोट का परसेंटेज क्या होगा। तो मैथ वाले यहाँ पे कर लेंगे इसको, है ना। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 45%। क्लियर। इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर फाइंड आउट करें, फिर आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स should appear in the white blood cells count to indicate that the patient is immunosuppressed and need to be isolated, है ना। कितने जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कितना नंबर डिक्रीज हो जाने पर उस पेशेंट को जो है आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है ना, क्या हो जाता है उसमें, इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाता है वो। बताइए उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है ऐसी कंडीशन में, जब उसके अंदर क्या होगा, 8500 सेल्स पर mm³ होंगी, या फिर 5600 सेल्स पर mm³, या फिर 2000 सेल्स पर mm³, या फिर 11,000 सेल्स पर mm³ होंगी तब। बताइए यहाँ पर आपको जनरली क्या करना है,
वाइट ब्लड सेल्स का कितना ज़्यादा जो काउंटिंग है वो लो हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन होगी कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। सभी एस्पायरेंट्स हमारे यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2000 सेल्स पर mm³ से अगर आ जाती है इस लेवल पर तो क्या होता है, वहाँ पर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ प्रीक्लैप्टिक वोमेन्स बेबी लाइंग विथ इट्स मदर व्हिल मॉनिटरिंग द बेबीज वाइटल साइन हैज़ लो बॉडी टेम्परेचर, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, है ना। एक बार हिंदी वाले देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। एक प्रीक्लैप्टिक महिला का बच्चा अपनी माँ के साथ लेटा हुआ है और बच्चे के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी कर रहा है ना। उसके शरीर का तापमान कम है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, बताइए। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जब कभी जो है बच्चा 7 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, उस समय डिलीवरी हो जाती है, या फिर अपना सही समय पर डिलीवरी हुई है लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, बच्चे को माँ के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना। जब बच्चे को की स्किन को माँ की स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तब भी जो है टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन हो सकता है, लेकिन इनफैक्ट उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं उसके लिए, कवर द बेबी एंड चेक वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट्स, बच्चे को ढकेंगे और 30 मिनट्स के बाद हम उसके महत्वपूर्ण अंगों की जांच करेंगे, या फिर पुनिश द मदर, या माता को दंडित करेंगे इसके लिए कि बेबी का टेम्परेचर लो क्यों हुआ, है ना। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। सेपरेट द चाइल्ड फ्रॉम द मदर, या बच्चे को माँ से अलग करेंगे, या फिर प्लेस द चाइल्ड अंडर आ रेडिएंट वार्मर, या फिर हम ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को रेडिएंट वार्म के नीचे रखेंगे, जो रेडिएंट वार्मर है इसके नीचे रखेंगे, बताइए। तो बहुत कॉमन सा आंसर है, बहुत इजी सा है, आप सभी ने फाइंड आउट कर लिया होगा इसे, है ना। अगर हम बात करें रेडिएंट वार्मर की, तो ये एक मेडिकल डिवाइस होती है ना। रेडिएंट वार्मर एक मेडिकल डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, हीट लैम्प को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें हीट लैम्प को यूज़ किया जाता है और इससे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द ओड वन आउट। तो ये फिर से आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इनमें से आपको एक जो है फाइंड करना है, क्या ओड को फाइंड करना है। विषम क्या है, बेड शीट्स, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स, या फिर शर्ट। तो यहाँ पर अगर हम जो है ओड की बात करें तो ओड क्या हो जाएगा, शर्ट क्या करते हैं, हम उसे वियर करते हैं, उसे पहनते हैं, लेकिन जो बेड शीट्स हैं, कर्टेन है और टेबल क्लॉथ्स हैं, इनका जो है क्या करते हैं, हम लोग स्प्रेड करेंगे, है ना। जैसे बेड है तो जो बिस्तर की चादर है उसे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। पर्दा है इसको लगाएंगे, और ये कोई पहनने वाली चीज़ तो नहीं है ना, लेकिन शर्ट क्या करते हैं, हम पहनते हैं। तो यहाँ पर ओड क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर ब्लीडिंग, चार्ज सिस्टर आस्क्ड द नर्सिंग सिस्टर टू कैनुलेट क्विकली, है ना। क्या करना है, उसे क्विकली से कैनुलेट करना है, उसे कैनुला लगाना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलस डिलीवर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट शॉक, है ना। किसी पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो गया है ना, उसे क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए आप जो कैनुला यूज़ करेंगी वो कितने गेज का कैनुला यूज़ करेंगी, 22 गेज, 20 गेज, 18 गेज, या फिर 16 गेज, बताइए, या फिर 16 गेज। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 16 गेज का कैनुला यूज़ करेंगे, जिसका क्या होता है, डायमीटर ज़्यादा होगा। तो जितना नंबर जिसका जितना ज़्यादा होता है उसका डायमीटर उतना जो है
उसका डायमीटर उतना ही, जितना उसका नंबर ज़्यादा होता है उसका जो डायमीटर उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 गेज का यूज़ करेंगे जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जिससे वो कि जल्दी से क्या है, ये लार्ज कैनुला है ना, तो जिससे कि वो जल्दी से जो है जो उसका ब्लीडिंग हो रहा है उस अमाउंट को रोका जा सके, उसको हाईएस्ट फ्लूइड अमाउंट पे ट्रीट करके। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट सॉल्व किए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, इसलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के लिए, केजीएमयू एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी अदर आपके यूपी से आप कह सकते हैं स्टाफ नर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सके। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है बायोस्टैटिक्स से, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात हो रही है, तो हम डिस्पर्शन के लिए क्या करते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, या फिर उसकी हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा। यहाँ आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन अ 1 डे एंटीनेटल वुमेन इज व्हाट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, है ना, एक दिन की प्रसव पूर्व महिला में अत्यधिक रक्तस्राव किस प्रकार का जो है पोस्टपार्टम हेमोरेज है, बताइए। प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड फेज, या इसे हम जनरल कहते हैं। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें बच्चे के जन्म के बाद पहले 24 आवर्स की, तो पहले 24 आवर्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और इसको हम प्राइमरी हेमोरेज के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी, है ना, मिर्गी के दौरान हम प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या करेंगे, उसे आईवी लिक्विड फ्लूइड देंगे, है ना, आईवी फ्लूइड्स देंगे, या ओपन एयर बेस प्रोवाइड करेंगे, या फिर एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, है ना, या फिर हम मेडिकेशंस देंगे, या फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, या फिर उसका जो मूवमेंट उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बताइए एपिलेप्सी के दौरान आप इनमें से क्या करेंगे। हमारे सभी पेरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को जिसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसे हम सबसे फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसे ओपन एयर बेस प्रोवाइड करेंगे, है ना, ओपन एयर वे प्रोवाइड करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजिबल है सभी को। चलिए, एन RH नेगेटिव मदर डिलीवरेड एन RH नेगेटिव बेबी, है ना, RH नेगेटिव मदर ने क्या किया है, RH नेगेटिव बेबी को डिलीवर किया है। व्हाट इज द डोज ऑफ NTD, तो बताइए NTD का यहाँ पर क्या डोज होगा, 150 mcg, 300 mcg, 500 mcg, या फिर नॉट नीडेड, या फिर नॉट नीडेड। बताइए। तो ऐसी मदर जिसमें जो मदर का भी ब्लड कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है, वो कैसी है, RH नेगेटिव रीजन्स उसके पास है, और बेबीज़ के पास भी RH नेगेटिव है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का हम जो है NTD डोज नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसी तरीके का RH इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीडोज होता है उसे नहीं देंगे।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट नीडेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्फ केयर डिफिसिट नर्सिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुम। सेल्फ केयर डिफिसिट नर्सिंग थ्योरी, है ना, आज से क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सेल्फ केयर डिफिसिटी नर्सिंग थ्योरी को किसने दिया था। डोरोथिया ओरेम ने इसे प्रपोज किया था, या फिर डोरोथिया जॉनसन ने किया था, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था, या फिर वर्जीनिया हैंडरसन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी होंगी तो डेफिनेटली आप आंसर कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डोरोथिया ओरेम ने सेल्फ केयर डिफिसिट नर्सिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is taking the proper diet prescribed for bulimia nervosa, है ना, क्या है, bulimia nervosa, but the patient is not gaining weight। जो bulimia nervosa से पेशेंट है वो प्रॉपर अपना डाइट लेता है लेकिन फिर भी किसी तरीके का उसे वेट गेन नहीं हो रहा है। विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, तो आप उसके लिए क्या एक्शन लेंगी, क्या करेंगी, एब्जॉर्ब द पेशेंट फॉर 2 आवर्स आफ्टर मील्स, है ना, या फिर मेक डाइटरी चेंजेस, जो आप डाइट ले रही हैं उसको चेंज करेंगी, या फिर इनकरेज एक्सरसाइज कराएंगी, या फिर रेफर द पेशेंट टू अ थेरेपिस्ट। बताइए, या फिर आप पेशेंट को थेरेपिस्ट के पास रेफर करेंगी। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। बताइए क्या करेंगे। ऐसा पेशेंट जिसको बुलिमिया नर्वोसा है ना, वो प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले जब वो खाना खाएगा उसके बाद आधे घंटे तक आप उसका पेशेंट का निरीक्षण करेंगी, है ना, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है उसका, क्या है, ये सारी चीज़ें। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ये आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और नेक्स्ट पार्ट 4th में हम लोग रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।